दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालिस्ट एंड भाई। अभी हम बात करने वाले इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड मींस आईपीएल के बारे में। इनका हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, उसके बाद इन शेयर में 2025 तक कितना हम लोग को वैल्यू दिख सकती है। ओके, उसकी फ्यूचर वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स दिखने जाओगे तो वो सारे रिलेटेड है फार्मिंग के। जो हमारे शेतकरी है वो सारे जो प्लांट्स वो लोग उगाते समय जो भी वो केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर फंगस किल, बैक्टीरिया जो उनके प्लांट्स को लगते हैं। कभी कभार हमारे क्षेत्र में जो रहते हैं प्लांट्स उनको बैक्टीरियाज भी लगते हैं मौसम की वजह से, कभी फंगस आ जाते हैं, कभी और अनदर इश्यूज आ जाते हैं। तो उन सबको मारने के लिए, किल करने के लिए जो भी केमिकल्स फार्मर्स यूज़ करते हैं वो केमिकल्स इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड बनाती है। अगर आप इनके प्रोडक्ट के नाम पढ़ोगे, उसका पहला नाम है फंगीसाइड, सेकंड नाम है हर्बिसाइड, थर्ड नाम है इंसेक्टिसाइड्स, फोर्थ है एग्रोकेमिकल्स, फिफ्थ है एपीआईएस। अगर आप इनके नाम पढ़ोगे उसके से ही आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली इनके प्रोडक्ट्स किसके रिलेटेड रहेगा और क्या काम करते हैं। उसका स्मॉल बाइफ्रेशन मैंने अभी आपको दे दिया। अगर आईपीएल का मार्केट कैप देखोगे तो वो सम अराउंड 3700 के अराउंड है। स्टॉक पी है 27.9 मीन्स 28 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू है इनकी 33.8 की। अगर आप आईपीएल का ROCE देखोगे तो 52% है और ROE देखोगे तो 41.6% है। मतलब बहुत अच्छा खासा ROCE और ROE मेंटेन करके रखा है। अगर आप किसी भी शेयर में जाओगे तो उसका मिनिमम एक बेंचमार्क रहता है ROCE और ROE का, कि वो अगर रहे तो हम लोग उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो बेंचमार्क रहता है 12 to 15 के बीच में। अगर किसी भी कंपनी का मतलब इससे कम रहा तो उसमें मतलब रुकने का फ़ायदा रहता है। ऐसा नहीं हम लोग की कैपिटल लॉस हो जाएगी, बट ज़्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दिखेगी जो आपको चाहिए रहेगा। इसलिए मिनिमम आपको ROE को 15 का रहेगा किसी भी कंपनी का, सो आप उसमें रुक सकते हैं। ROCE का फुल फॉर्म रहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इसका मतलब रहता है कि जो भी शेयर होल्डर के मनी रहते हैं और प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहते हैं उस पर कंपनी ने कितना रिटर्न्स जनरेट करके दिखा है प्रीवियस सालों में, वो रहता है ROCE। और ROE रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे उनके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी उसके ऊपर कितना कंपनी ने रिटर्न्स करके दिखाया है वो रहता है ROE। तो ROCE और ROE दोनों भी एक नंबर है, मतलब बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं। अगर आप इस कंपनी का आईपीएल का P रेशियो जो 28 के अराउंड है वो बाकी की कंपनी से भी अगर कंपेयर करोगे तो मतलब ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है, फेयर वैल्यू के ऊपर P अभी चल रहा है। अगर आप UPL का P रेशियो देखें तो वो है 18.85 मीन्स 19 के अराउंड है। PI इंडस्ट्री का P रेशियो देखोगे तो 61.11 है। सुमीमोटो केमिकल्स का P रेशियो देखो तो 56.26 है। रैलिस इंडिया का अगर P रेशियो देखोगे तो वो 26.93 है। भारत रसायन का अगर P रेशियो देखोगे तो 34.45 है। ओके, लेकिन ये सारे कैसे कंपनी है, बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी कंपनी है हैज़ पर मार्केट लिस्टिंग। ओके, और ये कंपनी अभी से लिस्टिंग हुई है, सो इनको ओके फेयर वैल्यू मतलब फेयर P ऐसा मतलब अच्छा खासा मिल चुका है। अगर वही आप इस कंपनी से कंपेयर करोगे तो अभी लिस्टिंग है तो इसका P रेशियो कम है, लेकिन अगर आप इसको एक फेयर P रेशियो देना चाहोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है, तो आप इसको 32 का एक फेयर P रेशियो दे सकते हो। अगर आप आईपीएल के प्रोस देखोगे तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और कंपनी का गुड ROE है जो अभी मैंने आपको बताया था। प्रीवियस 3 ईयर से 35% का ROE मेंटेन करके रखा है। अगर आप इस कंपनी के कॉन्स देखने जाओगे तो कंपनी की शेयर वैल्यू बुक वैल्यू से 9.64 टाइम्स अप ट्रेड कर रही है। सेकंड कॉन्स रहता है एंट्री बैरियर। ओके, इसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है इस सेक्टर में। अगर आप कुछ सेक्टर देखोगे जैसे नेस्ले के कंपनी के जैसे अगर कोई भी कंपनी अगर उनके प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के ट्राई करे तो उनमें अच्छा खासा एंट्री बैरियर आपको दिखेगा। उनके मतलब उनको रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं, सो वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, डायपर्स हो गए, ओके, वो सारे वो लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सके, ऐसा उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वो एडवर्टाइजिंग डायपर की कुछ नहीं कर सकते। सो अगर कोई भी न्यू कंपनी आए अगर उसको चलना है तो उनको एडवर्टाइजिंग पहले करना पड़ेगा, तभी जाके सारे पीपल्स को मालूम पड़ेगा कि सम ये कंपनी अभी बिलोंग करती है मार्केट में, सो हम लोग को उधर उसके प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइजिंग ही नहीं कर पाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स और आपकी कंपनी चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए वो उनके उस सेक्टर के एक एंट्री बैरियर हो जा रहा है। और वही अगर आप इस सेक्टर का एंट्री बैरियर देखोगे आईपीएल के सेक्टर का तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जो भी कंपनी को ओके जो भी बड़े प्लेयर को इधर ज़्यादा वैल्यूएशन दिखेगी फॉर फ्यूचर के लिए वो आके इधर सेल्स वगैरह कर सकता है। सो इधर एंट्री बैरियर कुछ नहीं है। थर्ड है इसमें कॉन्स की, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बड़े प्लेयर भी हैं
ऐसे ही नहीं कि सारे इनके लेवल के ये बहुत बड़े बड़े भी प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल रैलिस इंडिया लिमिटेड। रैलिस इंडिया लिमिटेड ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसको 150 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, मतलब ये कंपनी कोई अभी की कंपनी है, 50-60 साल पुरानी कंपनी है ना, बहुत पुरानी कंपनी है जिसको हिस्ट्री है 150 ईयर्स की ओल्ड कंपनी है ये, और बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ और भी अगर आप देखोगे इस सेक्टर की कंपनी तो यूपीएल है, पीआई इंडस्ट्री है, सुमिटोमो केमिकल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी इस सेक्टर में हैं जो इसके लिए एक कॉन्स के जैसे काम कर रहे हैं। अगर आप इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का रिजल्ट देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट सिर्फ 2 ही मंथ के अभी आए, मार्च के और जून के, और अगर ये दोनों का भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये कंपनी अच्छी खासी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर प्रॉफिट में देख रहे हैं, जहाँ पे मार्च 21 में 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जनरेट आफ्टर परचेज सेल, ये एक्सपेंसेस माइनस। ओके, फाइनल अमाउंट में बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हम लोग को बड़ी वीडियो नहीं करनी, इसलिए छोटियाँ वीडियो करनी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फाइनल अमाउंट के ऊपर ही आ रहे हैं नेट प्रॉफिट में। तो उसके बाद जून 21 में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है उन्होंने, तो 42 करोड़ का ऐसा प्रॉफिट जनरेट उन्होंने किया हुआ है। सो आप बोल सकते हो कि 80% का राउंड जंप हुई है सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर, ये अच्छी खासी बात है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अगर इनका रिजल्ट देखने जाओगे तो 2017 में, ओके, मार्च 2017 में जहाँ पे सेल्स है 223 करोड़ का, वो जाके मार्च 21 में 649 करोड़ का हो चुका है आफ्टर से एक्सपेंसेस और अनदर टैक्स वगैरह पेड करने के बाद। फाइनल नेट प्रॉफिट जो मार्च 17 में 35 करोड़ का था वो जाके मार्च 21 में 135 करोड़ का हो चुका है। मतलब आपको देख सकते हो इसके नेट प्रॉफिट में अच्छे खासे जंप अप आपको दिख रही है। अगर आप ईपीएस, वही ईपीएस देखोगे तो मार्च 17 में जो ईपीएस 1113 का है वो जाके मार्च 20 में 2224 का है, और मार्च 21 में 12 का हो चुका है ईपीएस। अगर आप देखोगे मार्च 20 में 2224 से डायरेक्ट 12 का ईपीएस मार्च 21 में क्यों हुआ, इतना डाउन क्यों है, क्या इनमें प्रॉब्लम है इनके फंडामेंटल में? तो फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा रीज़न है, इनके जो भी प्रमोटर्स है पहले के, उन्होंने आईपीओ लाने के लिए उनके शेयर्स वगैरह बेचे, उस वजह से ईपीएस डाउन हो चुका है बस। बाकी फंडामेंटल में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में, अच्छे खासे इनके सेल्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। कंपाउंडिंग इसमें देखोगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इनका पास्ट 3 ईयर 38% का है, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 3 ईयर का 60% का दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा। मतलब ये आपके पास आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी जो ऐसे मैंने आपको बताया था पास्ट 3 ईयर का 35% दिख रहा है, वो अच्छा खासा इनके लिए पॉजिटिव प्रोस दिखाई है। अगर आप इनका फंडामेंटल किसी भी कंपनी का अगर आप फंडामेंटल एनालाइज करोगे तो आपको क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट तो आपको देखना पड़ेगा, इनका सेल्स, इनका उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं। क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़े ना बढ़े वो ओके बात है, एक क्वार्टर अच्छा नीचे जा जाए फिर भी चलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़ रहा है ना कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेकंड इंपॉर्टेंट है रिजर्व एंड बोरोइंग। रिजर्व एंड बोरोइंग भी आपको फंडामेंटल एनालाइज करते समय देखना ही पड़ेगा, जहाँ पे मार्च 17 में इनका रिजर्व 107 करोड़ का है, वो जाके मार्च 21 में 378 करोड़ का हो चुका है। मतलब रिजर्व इनके ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बहुत अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, कोई डाउन नहीं जा रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपेयर करने होगे तो बहुत अच्छे खासे रिजर्व बढ़ रहे हैं। और अगर वही बोरोइंग कंपेयर करोगे तो मार्च 2017 में जहाँ पे 43 करोड़ का बोरोइंग है, वो मार्च 21 में 30 करोड़ का बोरोइंग हो चुका है। मतलब बोरोइंग भी डाउन आ रही है, ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप इस टाइम का बोरोइंग देखोगे मार्च 21 का 30 करोड़ का है, और इनका भी प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर आफ्टर टैक्स पे 135 करोड़। ओके, मतलब ये चाहे तो अभी का भी ये सारे लोन्स वगैरह बोरोइंग्स वो भी पे कर सकते, इसलिए आप इसको वर्चुअली डेट फ्री भी बोल सकते हो, चाहे तो बिंदास कर सकते हो क्योंकि इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। ओके, सो इसलिए आप इसको वर्चुअली डेट फ्री बोल सकते हो। और अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करने जाओगे उसमें सेल्स, प्रॉफिट, रिजर्व ये सब बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, और उसके साथ बोरोइंग भी कम आ रहा है, सो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे करना रहता है वो रहेगा ही नहीं, बोरोइंग को जैसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए वैसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी खासी रहती है।
अभी हमने आईपीएल का फंडामेंटली एनालाइज कर लिया, उसके ऊपर से हम लोग को क्लियर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रही है, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास बने रह सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी आगे का मतलब फ्यूचर वैल्यू हम लोग को कितनी दिख सकती है, 2025 तक हम लोग को कितने अमाउंट दिख सकती है, कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो भी अभी हम लोग निकालते हैं। उसके लिए हम लोग को लगेगा ईपीएस और पी रेशियो, जो हमने पहले जो एनालाइज किया था उसके हिसाब से हम लोग ने एक फेयर पी रेशियो लिया था 32 का। अभी हम लोग 3 केस लेंगे, ओके। उसमें से एक केस रहेगा जो मैनेजमेंट ने बोला है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर तक इनमें 30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखते ही रहेगा, सो इसलिए हम लोग 30% का एक ईपीएस ग्रोथ लेते हैं फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हम लोग लेंगे इसमें जो 12% का एक ईपीएस ग्रोथ लेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो कोई भी किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कुछ भी बोलता है, ओके। अगर उसकी वैल्यू, मैनेजमेंट की वैल्यू कब रहती है, अगर उस कंपनी का लॉन्ग टर्म अगर हम लोग ने देखा रहेगा कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी खासी कंपनी है, 10 साल का 20 साल का पास्ट ईयर है और इन्होंने मैनेजमेंट ने जो बोला है वो कंप्लीट करके दिखाया, ऐसा रहेगा तब हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर बिंदास ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी ये न्यू कंपनी, इसलिए हम लोग कंप्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग इसके लिए हम लोग इसको एक अपना हिसाब से एक ईपीएस देते हैं, ईपीएस ग्रोथ जो रहेगा 12% का। क्यों इतना कम हम लोग ने दिया है? क्योंकि इधर हायर कॉम्पिटिटर है, सेकंड नो एंट्री बैरियर है, दोनों की वजह से हम लोग इसको अभी एक फेयर ईपीएस ग्रोथ दे देते हैं 12 का, जो एक किसी भी कंपनी में रहना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही नहीं करेंगे। थर्ड हम लोग केस लेते हैं 60% का, जो प्रीवियस अगर आप 3 ईयर का देखोगे प्रॉफिट परफॉर्मेंस तो वो एक है 60% का, इसलिए हम लोग इसमें थर्ड केस में लेंगे 60% का ईपीएस ग्रोथ। फर्स्ट केस में हम लोग ने जो 30% का ईपीएस ग्रोथ लिया है, अगर उससे आप कैलकुलेट करते जाओगे सो आपको 2025 में 34.329 का ईपीएस दिखेगा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ने जो अभी फेयर पी दिया है फॉर फ्यूचर के लिए भी 32 का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 2025 में हम लोग को 1098 मतलब 1100 के अराउंड एक अमाउंट दिख सकते हैं इस शेयर में 2025 से। सेकंड केस में जहाँ पे हम लोग ने दिया था 12% का ईपीएस ग्रोथ, जो हम लोग ने हमारे और एक रिस्क जो भी है इस कंपनी में कॉन्स है वो भी दिख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ने 12% का जो ईपीएस दिया है, उसके ऊपर से अगर 2025 तक आप अगर कैलकुलेट करते जाओगे ईपीएस ग्रोथ का सो आपको दिखेगा 18.92 मतलब 19 का एक ईपीएस ग्रोथ दिखेगा। सो अगर आप 18.92 को मल्टीप्लाई बाय 32, ओके, जो अभी का हम लोग ने फेयर पी दिया है उससे करोगे तो आपको 2025 में 600 का एक शेयर अमाउंट दिखेगी। थर्ड केस में हम लोग ने 60% का ईपीएस ग्रोथ लिया है, क्योंकि पास्ट 3 ईयर से कंपनी ने 60% का ईपीएस ग्रोथ दिखाया, इसलिए अगर आप 60% का ईपीएस ग्रोथ देते जाओगे कंपनी को तो 2025 में 78.81 का ईपीएस दिखेगा आपको 2025 में। उसको मल्टीप्लाई बाय 32 से करोगे तो आपको 2025 में 2522 का ऐसा एक शेयर अमाउंट दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब अभी से कंपेयर करने जाओगे तो बहुत बड़ी अमाउंट, मतलब बहुत मल्टीप्लाई कर ऐसा साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट 5 ईयर तक ऐसा कंसिस्टेंटली अगर इन्होंने 60% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया तो अगर अभी से कंपेयर करोगे तो ये शेयर सच में पूरा अंडर वैल्यूड है, मतलब एक अंडर वैल्यूड भी नहीं एकदम और एकदम ओवर वैल्यूड भी नहीं, एक स्टेबल प्राइस के ऊपर अभी भी मिल रहा है शेयर। अगर आप इस शेयर में चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज भी कर सकते हो। अभी आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।